किसकी लड़ाई कर रहे हो? आज लड़वा देंगे सबको, अंग्रेजों को सेटल कर सर आप हाँ, चीज़ें पीछे हो गई थी, उससे रिलेटेड बहुत तेज चल रहा है लोग। पहले तो ये बताओ क्लास कितने कवर कर रहे हैं, छोटे कितने थे? 3 क्लास क्यों? अच्छे तो एक वीक के पूरे एक वीक एक दिन का होगा। ठीक है, तो सैटरडे को टेस्ट है आप लोग का हिस्ट्री का, अगर पता है किसी को तो नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि शेड्यूल के अंदर दिया गया है और जो टेस्ट होगा वो मेडिकल का, मेडिकल हम लोग पूरी कर चुके हैं, तो मेडिकल का टेस्ट होगा। ये खोल देना बेटा। टेस्ट के बारे में बता रहा था मैं। टेस्ट आप लोग का होने वाला है सैटरडे में, और इस बार इतिहास का ही टेस्ट है, इतिहास का टेस्ट। और मेडिकल आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं, तो कुछ नया है नहीं या मैं नया पढ़ाऊंगा ऐसा भी कुछ नहीं। तो जब आप लोग ये सब पढ़ लिया तो उसी का टेस्ट लेना। क्वेश्चन भी सब वही होंगे जो क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। और कुछ बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी नोट्स के फॉर्म में भी दे रखा है मैंने आपको, तो उसी से रिलेटेड कराएंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरा टेस्ट का पैटर्न थोड़ा अलग होता है और इस बार भी अलग ही होगा। मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को एमसीक्यू नहीं, राइटिंग में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए अलग से, और हाँ 50 एमसीक्यू तो रहेंगे, वो आप लोग के ऊपर है कितने टाइम में निपटा रहे, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन रिटन के लिए दूंगा जिससे सब निगेटिव में ना जाए, है ना। कम से कम पॉजिटिव वाले भी रहे और आप लोग कर लोगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा पेपर। यूपीएससी पीसीएस लेवल ही रखेंगे, लेकिन पहला टेस्ट है आप लोग का, तो लेवल उतना ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, जितना क्लास में बताया है उसी हिसाब से चीज़ों को बताइए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन मेंस के होंगे राइटिंग के लिए, और बाकी 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। सैटरडे में टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइमिंग जो है वो आपको पता है, सेकंड क्लास का रहता है शायद, है ना। तो सेकंड क्लास में अब 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि पहले हिस्ट्री का एक क्लास ले लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे क्लास पेंडिंग हो गए जिसको हमें कवर भी करना है। सर वाली क्लास तो आप हाँ, सर की क्लासेस तो मैं लूँगा, और उसके बाद में भी टेस्ट वाले टाइम में भी क्लास में ले लूँगा पहले आपका, उसके बाद 1 घंटे में टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो उस दिन आपको बस 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, तो वो 1 घंटे में बस टेस्ट दे दीजिएगा। पैटर्न 50 नहीं 50 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन 10 दे दिए तो कितना लिखोगे बेटा, मशीन दो रूमें इसकी, और 150 वर्ड्स, 150 शब्द रहेंगे, 150 शब्दों में आपको करना है। और उसके लिए टाइम वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी 15 मिनट दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। 15 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन लिखने होंगे। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा है टाइम, पता है, बहुत ज़्यादा है। 15 मिनट में दोनों क्वेश्चन, क्योंकि 150 वर्ड्स में टेस्ट दे रहा है, पूरा क्वेश्चन मत करो। अरे क्वेश्चन मैं बताऊं, एक आएंगे मेडिकल हिस्ट्री से, दूसरा भी मेडिकल हिस्ट्री। चलो भाई, आ जाते हैं सिलेबस पे वापस। ये पुर्तगाली डच वगैरह सब बह चुके थे ना पानी में, डच को बाहर है। डच को तुमने कॉपियों में बहा लिया था कि मैं याद है मुझे, तुम लोग बना रहे थे। फिर भी मैं एक बार फिर से शुरू से बहुत रिवीजन करा देता हूँ। देखो, हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर चुके थे, और आधुनिक भारत के अंदर हम लोग सबसे पहले टॉपिक के ऊपर जो पहुंचे थे वो हम लोग का क्या था, यूरोपियों का आगमन, है ना। क्योंकि हम लोग ने डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स मेडिवल में पढ़ लिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो शुरू किए थे वो टॉपिक क्या था, वो हम लोग का यूरोपियों का आगमन था। अब यूरोपियों के आगमन पे जब हम लोग पहुंचे थे तो हमारे पास 5 यूरोपीय हैं जिन शक्तियों को हमको पढ़ना था। तो उन 5 शक्तियों को हमको पढ़ना था, जिसमें पुर्तगाली, डच,
फ्रेंच, फ्रांसीसी और इंग्लिश, ठीक है। इन 5 शक्तियों को 5 शक्तियों में से क्या है, इन 5 शक्तियों में से एकमात्र शक्ति ऐसी है जो अंग्रेज है, ठीक है। और उन अंग्रेजों की शक्तियों को हम लोगों को पूरे आधुनिक भारत के अंदर पढ़ना है, ठीक। और मैं आपको इसमें पुर्तगालियों का आगमन पूरा बता चुका था, डचों का आगमन आप लोग देख चुके थे, जो फैक्ट्रीज लगी थी भारत के अंदर वो सब बता दी थी। अब भारत के अंदर बात हम लोग को करनी थी अंग्रेजों की, ठीक है। ऐसा नहीं है अंग्रेज आज आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, इससे पहले भी क्लास के अंदर लगातार डिस्कशन अंग्रेजों से रिलेटेड होते रहे। तो अंग्रेज जो भारत के अंदर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इंट्रेंस देखने को मिलता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के इंट्रेंस को 1947 तक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोग एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, यूपीएससी और पीसीएस ये 2 एग्जाम्स ऐसे हैं, इन 2 एग्जाम्स के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से बोला जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसका जो बेस बनता है वो बेस यहीं से बनता है, भारत के अंदर जो अंग्रेज हैं वो भारत में किस तरीके से स्टैब्लिश हुए आके, और उन्होंने भारत में अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित किया। अगर ये बात आपको समझ आई अभी, तो फिर आप आगे चल के पूरे सिलेबस को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आज का क्लास नहीं समझ आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, इसलिए आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक पुर्तगाली जो आए आके अपना काम किया चले गए, ज्यादा मतलब नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आएंगे देखा जाएगा। डच आए फैक्ट्रीज पूछ लेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन भारत के अंदर जो फाउंडेशन है अंग्रेजों का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों का फाउंडेशन समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो लिखा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई और बनी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इस सब के बारे में हमें पता होना जरूरी है। अगर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर चले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनॉग्रेशन बोला जाता है या ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है वो कब का है, 1599 का, ठीक है। 1599 की वो डेट है जब मैंने आपको भारत के अंदर बताया है पुर्तगाली संघर्ष कर रहे हैं अरबों के साथ में, है ना। अरबों के साथ में संघर्ष चल रहा है, और किस चीज का संघर्ष चल रहा है, सी रूट पूरा का पूरा जो हमारा समुद्री रास्ता है उस समुद्री रास्ते को कंट्रोल करना। अब अंग्रेज एक नई पावर जब भारत के अंदर आएंगे तो वो समुद्री रास्ता ढूंढ रहे होंगे भारत में एंट्री करने के लिए, और वो समुद्री रास्ता क्या हो सकता था, वो समुद्री रास्ता दक्षिण भारत हो सकता था, क्योंकि हमने देखा था कैलिकट वगैरह का जो रीजन है पुर्तगाली वगैरह वहां से आते थे। लेकिन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के लिए ये चीज आसान कर दी कि उन्होंने ऊपर का जो रास्ता है, जो सूरत गुजरात वगैरह का जो रास्ता है वो भारतीयों के आने जाने के लिए सी रूट के फॉर्म में खुलवा दिया था, ठीक है। अंग्रेजों को इसका फायदा मिला, उन्होंने क्या करा, तुरंत एक कंपनी बनाई जिसका क्या नाम था, ऑल मर्चेंट कंपनी, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है ऑल मर्चेंट कंपनी। ऑल मर्चेंट कंपनी के नाम से भी जाना जाता है इसे, और जो है ऑल मर्चेंट एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल ये व्यापार के लिए है तो मर्चेंट वर्ड यूज होता है इसके अंदर। तो जब ये कंपनी बनी तो कंपनी बनने के बाद में 1599 के अंदर यहाँ पे एक चार्टर बना था। चार्टर का मतलब समझते होंगे आप लोगों ने, पॉलिटी वॉलिटी पढ़ी होगी, तो चार्टर बना था यहाँ पे। चार्टर का मतलब ये होता है कानून अधिनियम ऐसा बनाया जाता है जिसके तहत कुछ सालों तक या कुछ समय तक उसके बीच में कानून बनते रहते हैं, ठीक है, कानून बनते रहते हैं। तो एक ऐसा चार्टर बना 1600 ईस्वी की 31 दिसंबर की रात थी ये पूरी, और उसी दिन ये पास हो गया कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एसोसिएशन बनेगा। वो ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन भारत या ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का जो इधर का पूरा पूर्वी इलाका है उसको ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप बोलेंगे हम लोग। केप ऑफ गुड होप का पूर्व का इलाका जिसको वास्को डी गामा खोज के लाया था, ठीक है। इस इलाके में 15 साल के लिए मोनोपोली मिलेगी एक कंपनी को जो 15 साल के लिए व्यापार करेगी पूर्व के इलाके में। कितने साल के लिए, 15 साल। 1600 में बनी, कितने साल, 15 साल। कब तक करना चाहिए था व्यापार, 1615 तक, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार क्षेत्र खत्म हो जाना चाहिए था और उसके बाद में नई कंपनी आ जाती। लेकिन क्या ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 1615 से हमने 1947 तक देखा कंपनी चलती रही।
तो ऐसा क्या हुआ, क्या लॉजिक था इसके पीछे? तो जब 1600 में ये कंपनी बनी 15 साल की मोनोपोली के साथ में, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार होता है, मतलब उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में नहीं आएगी व्यापार करने के लिए। ऐसा हुआ क्यों था? इसकी जरूरत क्या थी, नीड क्या थी? नीड ये थी एक्चुअल में, क्योंकि पूरी दुनिया में उस समय क्या चल रहा था, ये जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्म पढ़ोगे जहाँ पे आप लोग देखोगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। और इसी तरीके से एक वर्ड आप पढ़ोगे कैपिटलिज्म, ठीक है, और कैपिटलिज्म बोलती है पूंजीवाद को। पूंजीवाद और ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इसका प्रभाव धीरे धीरे दुनिया में पड़ना शुरू हो चुका था। और ये प्रभाव का वो समय था, मैंने आपको बताया था, कोई भी यूरोपीय शक्ति जब भारत आती थी तो उनके पीछे 3G कॉन्सेप्ट चलता था, ठीक है। क्या क्या होता था? गोल्ड, गॉड और ये 3 कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ, उन्होंने जो गॉड वाला कॉन्सेप्ट था, ये गॉड वाला, ये प्रमोशन ऑफ गॉड, हम गॉड के लिए कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी ग्रोथ, उन्होंने इसको थोड़ा साइड कर दिया। अब उनके लिए गॉड क्या बन चुका था, वो बन गया था प्रॉफिट। क्या बन गया था? प्रॉफिट। मतलब लाभ जो है वही उनके लिए गॉड है, ईश्वर। ये जो बैकग्राउंड जो आपको समझ आ रहा है या जो भी मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको मेंस में लिखने के लिए बहुत काम आएगी, पहली चीज़ तो, क्योंकि ये बैकग्राउंड जो है किताबों में नहीं पढ़ोगे, किताबों में नहीं मिलेंगी ये चीज़ आपको। ये बैकग्राउंड अगर आपका भी बनेगा तो आप लोग इसको कनेक्ट करके अपने आंसर में मेंशन कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4, 5, 6 किताबें उठा के एक जगह पढ़ोगे तब जाके अलग अलग कॉन्सेप्ट उठा के आप ऐसे कर पाओगे। इसलिए ये वाली जो सीरीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये सीरीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के पीछे इतने सारे रीजन थे, जिनके पीछे हमेशा सिर्फ एक ही बात होती है, और वो बात होती है वो भारत में व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन आज तक उसके पीछे के वजहों को ढूंढने की कोशिश हम लोगों ने की नहीं। और वो वजह क्या है? क्योंकि वो गॉड और प्रॉफिट को लगभग इक्वल मानने लगे। और जब गॉड और प्रॉफिट को इक्वल मानने लगे तो उन्हें भारत में क्या चाहिए? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के लिए उन्हें कंपनी खड़ी करनी है जगह जगह पे जा जाके, और जब तक कंपनी इंडस्ट्री नहीं खड़ी करेंगे तब तक प्रॉफिट कैसे मिलेगा? प्रॉफिट भी नहीं मिल सकता। तो प्रॉफिट और कंपनीज को खड़ी करने के लिए उन्होंने क्या करा? ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप ये देखोगे इसका गवर्नर नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ऊपर की पोजीशन, उसके बाद गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर, फिर ट्रेडर्स, फिर राइटर्स, इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन को इंग्लैंड से रन करा जाता था, और भारत के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर कंपनी के लिए इन लोगों को स्थापित करके बैठाया जाता था। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता था। तो मैं यही बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो कंपनी 15 साल की मोनोपोली के लिए व्यापार करने आई थी, वो 1947 तक लगभग 350 साल तक व्यापार ही करते रहेंगे। और किसी ने कभी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि आप यहाँ पे भारत के अंदर किसी भी तरीके का आप शोषण कर रहे हैं, भारतीयों के अलावा दूसरे लोगों ने इल्जाम भी नहीं लगाया, है ना, तभी तो वो इतने साल तक राज करते चले गए। तो भारत के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आगे एस्टेब्लिश हो गई, और ये एक मर्चेंट या व्यापारी कंपनी की तरह जब एस्टेब्लिश हुई, तो इसका प्रभाव पड़ा दूसरी कंपनीज के ऊपर, है ना। हम लोग पुर्तगालियों की बात कर रहे थे, भारत में पहले ही थे, डच भारत में आ चुके थे, तीसरे कौन आ गए? अंग्रेज। अभी धीरे धीरे कंपनी अपना काम करती रही, और ये बात हो गई लगभग 1668 तक पे हम लोग चलते हैं सीधा। 1668 पे जब हम लोग पहुंचे तो हमको पता है कि भारत के अंदर डेन्स भी आ चुके हैं और फ्रांसीसी भी आ चुके हैं। तो डेन्स की कंपनी भी आ गई, फ्रांसीसी कंपनी भी आ गई। अब इतनी सारी कंपनीज हैं भारत के अंदर, और यहाँ पे अब बात किसकी होने लगी है? रूल की बात होने लगी। किसकी बात होने लगी? रूल की बात होने लगी। व्यापार से बातें धीरे धीरे कहाँ मूव ऑन हो गई? रूल की तरफ हो गई। क्योंकि ये समय मुगलों का वो पीक समय है जिस समय में मुगल अपने चरम पे है। कौन था इस समय रूलर 1668 में? औरंगजेब का रूल इस समय है, और औरंगजेब का रूल मुगलों का चरम रूल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत के ऊपर मुगल रूल कर रहे हैं। उसके बीच में से भी ये लोग रूल को कैसे पॉलिटिकल रूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी पूरी की पूरी गाथा भारत में अंग्रेजों के आगमन, ठीक है। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सारी कंपनीज को अब साइड कर दीजिए एक तरफ, ठीक है। सबके कुछ ना कुछ रूल रहे, आए गए,
लेकिन सबसे प्रभावी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बन गई, इसकी कहानी आज पूरे क्लास के अंदर हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर एंट्री करती है तो ये समय कब है जब भारत में आती है, वो 1608। ठीक है, 1608 में कौन आता है, हाँ 1608 में हॉकिंस आते हैं या थॉमस रो आते हैं, कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस आते हैं ना 1608 में जहांगीर से परमिशन लेने के लिए। तो जहांगीर उनको परमिशन देते हैं क्या, जहांगीर मना कर देते हैं, क्यों मना कर देते हैं, वो अकबर को ढूंढते हुए आते हैं। पहली बात तो ये कि अकबर है भारत के अंदर, अकबर दे देगा परमिशन। अब उस समय कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो चल नहीं रहा भारत के अंदर कि फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है कि वही मैसेज ट्वीट करके बता दिया, अकबर तो निपट लिए, ऐसा तो नहीं था कुछ, है ना। तो इनको पता ही नहीं चल पाया अकबर नहीं है, जहांगीर है वहां पे। तो ये जब यहाँ पहुंचे भारत के अंदर तो इन्हें इनकी भेंट किससे हुई, जहांगीर से। और जब जहांगीर से मिले, जहांगीर तोते पहुंच गए 3 साल में, तोते नहीं कबूतर तो पहले तो क्या हुआ, जब जहांगीर के काल के अंदर कैप्टन हॉकिंस पहुंचे तो कैप्टन हॉकिंस को साफ मना कर दिया उन्होंने। बोले हमारे यहाँ पुर्तगाली कंपनी पहले से ही, डच कंपनी पहले से ही, हम तुमको भी दे दें व्यापार के राइट, और फिर उसके बाद हमारे भारतीयों के लिए क्या बचे। तो उन्होंने जहांगीर ने मना कर दिया, बोले हम नहीं देते। उसके बाद में फिर थोड़ी कोशिश की गई, बताया गया, वहां से एलिजाबेथ का प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला चलो ठीक है, ऐसा एक व्यापारिक कोठी बना के दे देते हैं और आप अपनी व्यापारिक कोठी जिसके अंदर अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं ना, इससे ज्यादा हम परमिशन नहीं दे सकते। 1608 में सूरत के अंदर एक व्यापारिक कोठी बनी, किसकी, अंग्रेजों की। ठीक है, सूरत के अंदर सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पहुंचे, सूरत। और सूरत के अंदर उन्होंने क्या खोली, अपनी एक व्यापारिक कोठी खोली। और व्यापारिक कोठी का मतलब आप फैक्ट्री से बिल्कुल भी मत समझिएगा, सिर्फ इतना समझिएगा कि एक छोटा सा ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन आके बैठता है डेली और शाम में अपना झोला समेटता है और चला जाता है, सिर्फ इतना काम है। ये है व्यापारिक कोठी। ठीक है, सेल जिसको बोलते हैं। 1608 से 1611 आ गया और 1611 तक अंग्रेजों ने भारत के अंदर जगह घूम के, व्यापारिक कोठी मतलब वेयर हाउस भी बोल सकते हैं, वेयर हाउस बोल सकते हो। वेयर हाउस का मतलब गोदाम टाइप का होता है। आज के समय में तब वेयर हाउस नहीं था, तब से एक ऑफिस था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 1611 आया तो अंग्रेजों ने अपना धीरे धीरे संबंध बनाना स्थापित करे होंगे, क्योंकि भारतीय परमिशन नहीं दे रहे, किससे संबंध करेंगे अभी, विदेशियों से, यूरोपियों से। तो इन्होंने पुर्तगालियों से संबंध बनाए। पुर्तगाली बोले चलो ठीक है, आप हमारे क्षेत्र में आके व्यापार कर लो। ठीक है, तो यूरोपीय ऊपर से रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट, क्रिश्चियनिटी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रभावी पड़ गया। पुर्तगालियों ने थोड़ा परमिशन दी, मूव ऑन किया, चलो ठीक है। अभी कहाँ पहुंच गए, मसूलीपट्टनम में। कहाँ पहुंचे, मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र। अब ये लोग धीरे धीरे अपनी जगह ढूंढ रहे थे। भारत में एक जगह मिल गई आंध्र प्रदेश, जहाँ पुर्तगाली पहले से ही थे। फिर इन्होंने जाके क्या करा, अपनी एक टेम्परेरी फैक्ट्री खोल दी वहां पे जाके, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वो जगह है जहाँ पे मुगलों का अब किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं है इस समय में, जब वहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। 1611 की बात कर रहा हूँ मैं, कब की बात कर रहा हूँ, 1611 में मसूलीपट्टनम में एक टेम्परेरी या अस्थायी फैक्ट्री खोल दी गई अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम। अब ये अस्थायी फैक्ट्री थी। अस्थायी फैक्ट्री में आप कार्य तो कर सकते हो, लेकिन आपके हाथ में अधिकार पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, हुआ क्या, इन्होंने थोड़ा और प्रेशर डाला, जहांगीर से फिर बात हुई। जहांगीर ने 1612 में परमिशन दी। कब दी, 1612। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहांगीर ने कभी परमिशन ही नहीं दी, ऐसा सुनते हैं आप लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं। 1612 में जहांगीर ने परमिशन दी और बोला कि ठीक है, अब आप अपनी फैक्ट्री खोलो। और ये फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली, अब सूरत के अंदर। पहली परमानेंट फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपनी कहाँ पे खोली थी, सूरत में। और ये डेट क्या है, 1613। तब है 1613। 3 फैक्ट्रीज बताई मैंने आपको। फैक्ट्रीज क्या, सेल वेल के फॉर्म में भी जान लो। पहला 1608 सूरत से शुरुआत हुई है, 1611 मसूलीपट्टनम अस्थायी फैक्ट्री की बात हुई है, और 1613 सूरत में फाइनली इन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है, अब अंग्रेज भारत में, अब आपने देखा किस तरीके से धीरे धीरे अपनी पैठ बना के यहाँ पे इन्होंने अपना कारोबार को शुरू कर दिया। ठीक है, अब कारोबार को स्थापित करने के लिए आपको
क्या करना पड़ेगा, जो छोटे छोटे प्रांत हैं उनके साथ संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। और वो छोटे प्रांतों से संबंध अच्छे कब होंगे, जब बड़ा प्रांत कमजोर होगा। बड़ा प्रांत में मुगल है, जब तक मुगल कमजोर नहीं होंगे तब तक आप छोटे प्रांतों के ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। तो इन्होंने इंतजार किया 1 सेंचुरी का। 1 सेंचुरी का मतलब 100 साल, और 100 साल तक ये लोग इंतजार करते रहे जब तक बंगाल आजाद नहीं हो गया। 1713 पे हम लोग आते हैं। 1713 के अंदर मुर्शिद कुली खान एक मनसबदार थे। कौन थे? मनसबदार। और 1713 में मुर्शिद कुली खान ने फर्रुखसियर के समय में, किसका समय है? फर्रुखसियर का समय है। उस समय काल के अंदर क्या करा, बंगाल को स्वतंत्र करा। 1713 1613 में फैक्ट्री खुली है, ठीक है। और 1713 में क्या हो रहा है, बंगाल स्वतंत्र हो जा रहा है। किससे? मुगलों से। मुगलों के अधिकार क्षेत्र में था वो बंगाल अब स्वतंत्र हो गया। किसके अंडर में? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मोहम्मद कासिम, और उसके बाद में जाफर, मीर जाफर, ये सब बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से अभी पहला नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कौन सा है? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान वो व्यक्ति जिसने बंगाल को स्वतंत्र करा के बंगाल को एक अलग राज्य बना दिया, जिसमें मुगलों का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अंग्रेज मौके का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता था। उन्होंने इतने समय काल के अंदर क्या करा, भारत के अंदर और जो कंपनीज थी उनके साथ में उन्होंने या तो डील कर लिया या उनको हरा के भारत से हटा दिया। सिर्फ एक कंपनी उनके बीच में रह गई थी, और वो कौन सी थी? फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। भारत के अंदर 2 कंपनीज में बहुत तगड़े मतभेद हुए। एक तो फ्रांसीसी कंपनी और एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 2 कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इन 2 कंपनी के बीच में स्ट्रगल बहुत ज्यादा थे। अब 1713 में जब बंगाल आजाद हुआ, तो बंगाल आजाद होने के बाद में अंग्रेज सबसे पहले भागते हुए पहुंचे बंगाल में। उन्होंने बोला कि बंगाल, तुम अभी नए नए आजाद हुए, तुमको इकोनॉमिक नीड की जरूरत होगी, आर्थिकी की जरूरत होगी। अभी तक तो मुगल तुम्हारा खर्चा उठा लेते थे, अब कौन उठाएगा? तो बंगाल में पहुंचे अंग्रेज, बोले हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, हम व्यापार करते हैं और हम तुमको हर तरीके का कर देंगे, ठीक है। इतनी देर में क्या हुआ था? इतनी देर में फरमान एक जारी हुआ था। कौन सा? जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था 1717 वाला। क्या फरमान था? कि पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी व्यापार करेगी, आयात करे, निर्यात करे, हम उससे कोई कर नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सब जो देख रहे हो आप, इंटरकनेक्ट हो रही है चीजें आपस में। भारत के अंदर अंग्रेजों के और ज्यादा मजबूत और सशक्तिकरण होने के पीछे के कारण यही, ठीक है। अब जब अंग्रेज भारत के अंदर मूव करने लगे, धीरे धीरे जगह जगह अपनी बाउंड्रीज बनाने लगे, तो इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज शुरू की। 3 फैक्ट्रीज तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। 1668 में एक फैक्ट्री इनकी मिली इनको बॉम्बे में। अब बॉम्बे देखो वो जगह है जैसे KGF में कोलर गोल्डफील्ड, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बॉम्बे वो जगह थी। दादा भाई नौरोजी पढ़ा होगा आप लोगों ने सबने, और दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे के बारे में बहुत कुछ लिखा। अनब्रिटिश एंड पॉवर्टी रूल इन इंडिया जब वो लिख रहे थे अपनी किताब, तो उस किताब के अंदर उन्होंने बॉम्बे का बहुत जिक्र किया। और बॉम्बे वो जगह है जो आज भी इम्पोर्टेंस है, जिसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस आज भी है। तो उन्होंने जब बॉम्बे के बारे में लिखा, तो बॉम्बे और बंगाल ये 2 जगहें भारत में ऐसी लिखी उन्होंने कि अगर बॉम्बे और बंगाल को भारत से हटा दो तो भारत ना कभी सोने की चिड़िया था, ना कभी सोने की चिड़िया होता, ठीक है। बॉम्बे और बंगाल ये 2 जगह ऐसे होता है। अब बॉम्बे 1668 के अंदर जब अंग्रेजों को वो फैक्ट्री बॉम्बे में मिल जाएगी, तो सोचो क्या होगा, है ना। उनके हाथ तो फिर सीधा सीधा सब सोना ही सोना लग गया, वैसे ही वाला सीन हो गया। तो हुआ ये था कि 1668 ईस्वी की जब बात आई, तो यहाँ पे हुआ क्या था, भारत के अंदर और सारी कंपनीज थी। कौन कौन आ चुका था? 1668 तक सब आ चुके थे, सारी कंपनीज आ चुकी थी। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, ये शुरू की 3 कंपनीज हैं। इन 3 कंपनीज के बीच में एक स्ट्रगल हुआ 1662 में, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। अभी कहानी सुनो बस ध्यान से, जितना बैठ रहा है उतना बैठाओ, ठीक है, बहुत ध्यान से। सब नोट्स के अंदर है, सारी चीजें सब आ जाएंगी आपको। अभी जहां जहां नोट करनी होगी जो चीजें, वो मैं बताता रहूंगा। तो अभी सिर्फ कहानी सुनो। 1662 में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, ठीक। और उस त्रिपक्षीय संघर्ष में मैंने ऊपर की 3 पावर बताई आपको, कौन कौन सी? पुर्तगाली, डच और अंग्रेज।
अब पुर्तगाली और डच और अंग्रेजी तीनों आपस में स्ट्रगल इस बात को लेकर कर रहे थे कि भारत में व्यापार क्षेत्र हम लोग बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। पुर्तगाली तो देख ही रहे हो आप 1498 से भारत में, ठीक है। डच आ चुके थे, डचों के भी संबंध थे इनके साथ में, तो पुर्तगाली और डचों के बीच में तो कुछ सेटल नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेज बीच में आए और अंग्रेजों ने बोला डचों से तुम लोग क्यों भारत में हो, तो डचों ने बोला हम लोग व्यापार करने के लिए भारत में। बोले किस चीज़ का व्यापार, बोले हमें मसाले चाहिए, ठीक है। बोले मसाले तो जावा सुमात्रा में भी बहुत है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो बोले भारत के पीछे क्यों पड़े हुए हो, जावा सुमात्रा में चले गए। तो डच बोले हमें भी लड़ाई वड़ाई करनी नहीं है किसी तरीके की, हम अच्छा खासा वहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चन आया अभी यूपीएससी में पिछले साल, उसमें पूछा गया था कि डचों ने अपनी सारी फैक्ट्रीज किसको बेच दी और जावा सुमात्रा चले गए, किसको बेच दी, अंग्रेजों को, ठीक है। सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। तो डचों ने अपनी सारी फैक्ट्रीज बेची किसको, अंग्रेजों को, और इनके साथ में सेटअप कर लिया। और भारत की जो फैक्ट्रीज थी वो अंग्रेजों ने डचों की ले ली, और वहाँ इंडोनेशिया सुमात्रा में अंग्रेजों के पास में जो फैक्ट्रीज थी वो किसने ले ली होंगी, डचों ने ले ली होंगी, ठीक है, वैसा वर्षा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। अब डच तो हट गया, बीच में से कौन कौन बचा, पुर्तगाली बचे और अंग्रेज। अब ये दो पावर बची हैं, इन दो पावर के बीच के स्ट्रगल देख लीजिए। अब 1662 आया, 1662 के अंदर अब इन लोग के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई ये थी कि कौन अपना व्यापार क्षेत्र ज्यादा सुप्रीम दिखाएगा। यहाँ पुर्तगाली भी पीछे नहीं हटने वाले, 150 साल हो गया व्यापार करते, अंग्रेज नहीं हटेंगे, उनको इतनी मोनोपोली मिली हुई है, पावर मिली हुई है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, किसी समझदार व्यक्ति ने आके इस बात समझ के बोले जहाँ मसले लड़ाई झगड़े से नहीं हल हो पाते वहाँ मोहब्बत लाओ, ठीक है। अब मोहब्बत नहीं, अब वो मोहब्बत क्या थी, वैवाहिक संबंध स्थापित करवा दिए गए दोनों के बीच में। और वो वैवाहिक संबंध किस किस के बीच में थे, पुर्तगाली और अंग्रेज। पुर्तगाली महारानी थी जिनका नाम था कैथरीन डी विलेंजा, ठीक है, और अंग्रेजों के राजा थे जिनका नाम था प्रिंस चार्ल्स द्वितीय, ठीक। इन दो लोगों के बीच में हो गई शादी। पुर्तगालियों के पास में बॉम्बे था ना, बॉम्बे सबसे मजबूत जगह, और पुर्तगालियों के पास में वो है। तो दहेज वाला कॉन्सेप्ट भारत की कला है, संस्कृति है, ठीक है। और ये परंपरा कब से चली आई है, और ये परंपरा हमारे यहाँ यूरोपियों ने भी आके एक्सेप्ट कर ली। यूरोपीय बोले ठीक है भाई दहेज चलता है तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ नहीं चलता, ठीक है। उन्होंने क्या करा, डाउरी के फॉर्म में, दहेज के फॉर्म में अंग्रेजों को बॉम्बे दे दिया, ठीक है। ये बात करते हैं 1662 में इसको बॉम्बे मिल गया। पुर्तगालियों के पास क्या बचा, बॉम्बे सबसे मजबूत जगह थी, ट्रेडिंग क्षेत्र बचा। अब कोई अपने रिश्तेदारों की गला तो नहीं काटेगा जाके कम से कम, है ना। सिर्फ उससे मनमुटाव हो सकते हैं, तो वॉर तो नहीं देखने को मिलेंगे ना। तो लड़ाइयाँ यहाँ पहले तो वैवाहिक संबंध से समाप्त करी उन्होंने, और उसके बाद में बॉम्बे भी ले लिया। 1662 में जब किसको मिलेगा बॉम्बे, अंग्रेजों को, और अंग्रेजों में भी किसको मिलेगा, चार्ल्स को मिलेगा, ठीक है। और चार्ल्स ने क्या करा, 1668 में बड़ी चालाकी से बॉम्बे को लीज पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसको ईस्ट इंडिया लीज का मतलब ये होता है कि आपको 99 साल के लिए हम बॉम्बे दे रहे हैं, आप पट्टे पे दे रहे हो, और वो आप जो करना है बॉम्बे में व्यापार करो, जो करो जैसे करो। देखो भारत का क्षेत्र है, दो विदेशी शक्तियां हैं, और व्यापार हो रहा है भारतीय क्षेत्रों का, ठीक है। बॉम्बे भारत का है, और खेल कौन रहा, पुर्तगाली खेल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब आप सोचो जरा, ये तो औरंगजेब का काल है, और इस समय में औरंगजेब जैसा शासक भी बॉम्बे का कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा इन्होंने अपना इम्पैक्ट भारत के ऊपर छोड़ा। अब बॉम्बे 1668 में किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास में, और अंग्रेजों ने तुरंत मौका ढूंढ के यहाँ पे क्या करा, अपनी कंपनी, ठीक है। अब 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पहुंच गई, बॉम्बे के अंदर पहुंच गई। अब बॉम्बे में पहुंचना था बस। इसके बाद में अगला जो पड़ाव है वो है 1690। जॉब चारनाक का नाम आप लोग ने बहुत सुना होगा, ठीक है। जॉब चारनाक वनडे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है कि कलकत्ता किसने बसाया, कलकत्ता किसने बसाया, बहुत पूछता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। 1690 के अंदर क्या हुआ, एक जगह थी जिसका नाम था सुतीनाथ करके भी जाना जाता है, और सुतीनाती करके भी जाना जाता है। आपको सुतीनाथ सुतीनाती से मतलब नहीं है, उसका नाम कलकत्ता है।
ठीक है। तो एक्चुअल में वो जगह जो थी सुतिनाती, उस जगह के ऊपर यहाँ पे जॉब चारनाक पहुंचा था, और जॉब चारनाक अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके बंगाल में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता था। सुतिनाती वो जगह थी बंगाल के अंदर जिसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। बंगाल तो रिच था, लेकिन सुतिनाती एक जगह थी जिसपे कोई ध्यान नहीं देता था। जॉब चारनाक ने बोला हम अपनी कंपनी यहीं खोलेंगे। जॉब चारनाक बोले ठीक है, उन्होंने वहां पे अपनी कंपनी खोल दी। 1690 में कंपनी कहाँ खोली जाके फिर सुतिनाती में। सुतिनाती का अगला नाम क्या पड़ा आगे चलते, जॉब चारनाक के द्वारा कलकत्ता। और यही कलकत्ता के अंदर आप देखोगे जितने स्वतंत्रता सेनानी आप उठाओगे भारत के अंदर, जितने सबसे ज्यादा मेजोरिटी कहाँ की मिलेगी, कलकत्ता की आपको मिलेगी। इसके पीछे भी कारण बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। गुजरात, कलकत्ता, ये वो जगह है क्रांतिकारी जगह कहलाई जाती है। तो ये वो जगह थी जहाँ से अब कलकत्ता का एक प्रभुत्व शुरू हुआ। अब बॉम्बे, कलकत्ता, दो जगहें तो ऐसी बन चुकी हैं इस देश के अंदर जहाँ से व्यापार का पूरी तरीके से अब मोनोपोली होगी। और वो मोनोपोली किसके हाथों में है, अंग्रेजों के हाथों में, ठीक है। इन सब बातों से अभी फ्रांसीसी थोड़ा पीछे है, उन्हें भी इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं। अगली कंपनी कौन आएगी, डेन्स आएगी, ठीक है। डेन्स का देखो कुछ ज्यादा योगदान नहीं है। 1616 में ये कंपनी आई, और आने के बाद में इसने जहां जहां अपनी कंपनी स्टैब्लिश की, वो कंपनी के बस आप लोग एक बार नाम देख लीजिए। बस इतना सा इसका इम्पोर्टेंट एक पार्ट है जिसमें ट्रैंक्विल और जो ये है सेरामपुर, ये दो जगहें हैं जहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोली, ठीक है। बस डेन से रिलेटेड इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने क्या करा भारत के अंदर, क्या नहीं करा, उससे सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, ये लोग भारत के अंदर ना तो रूल करने आए थे, ना तो ये कोई वॉर के लिए आए थे। इनका सिर्फ और सिर्फ व्यापार का मतलब था, और वो व्यापारी ने अंग्रेजों से मिलता चला गया, तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ में सारे सौदे करे और अंग्रेजों के साथ में डील करके अपने आप को पीछे कर दिया, ठीक है। तो डेन्स का बहुत बड़ा योगदान देखने को नहीं मिलता। 1616 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, और यहाँ पे भारत के अंदर 20 से लेकर 76 तक ये अपनी कंपनी फैलाते रहे, और बाद में अंग्रेजों को भेज बाज के समझ के यहाँ से चले, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट अब आपके लिए, ठीक। इसको नोट करना चाहो तो कर लो। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं है, ये मत ध्यान रखना आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी सुनो तो सिर्फ इंग्लिश ही की है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी पांचों आए ना, पांचों की कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। बस उसके नाम के आगे किसी के इंग्लिश लग जाएगा, किसी के फ्रेंच लग जाएगा, किसी के पोर्तुगीज लग जाएगा, ये है। यहां तक कोई दिक्कत? जेएनयू में कॉन्फ्रेंस चल रहा था। जेएनयू में तो रिसर्च को लेके बहुत सारे वर्क होते रहते हैं ना, ऐसे इस तरीके से आप कुछ नया लेके आओ, इस तरीके की बात करते हैं। तो उस समय में यूरोपीय भारत के अंदर क्यों आए थे, इसको लेके एक डिबेट चली थी, और एक टॉपिक उन्होंने दिया हुआ था, इसके ऊपर आप लोग डिस्कशन की थी। तो हमने अपने स्टूडेंट को भेजा था, और वो गया था वहाँ पे, उसने उसको लेके ये डिलीवर किया था। जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई, ये सब बातें मैंने उसे समझाई थी, और उसने अपनी तरीके से, अपने प्रेजेंस ऑफ वे की तरीके से इसी टॉपिक को इसी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। आकाश शुक्ला नाम था उस बंदे का, और वो आकाश शुक्ला इस समय से उसी टॉपिक के बेसिस पे इस समय लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है। इसी पर कि भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन हुआ था, तो यूरोपियों के आगमन के पीछे के नए आयाम क्या है। कई सारे लोगों ने बातें बहुत सारी की, मैंने उसको इस तरीके की कुछ चीज़ें बताई थी, और उसने इसको जाकर प्रेजेंट किया था वहाँ पे। तो ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखेंगे जिनको मैं कुछ टॉपिक्स दूंगा, और आप लोग भी उन टॉपिक्स को तैयार करना। हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क ऐसा ज़रूर करेंगे एक आध, जिसको लेके आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे आगे फील्ड के अंदर काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको IAS ही बनना है, ठीक है। उससे भी बहुत बड़े बड़े मुकाम होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, है ना। तो
कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है ना फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, जाना, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करना, तो ये सब गवर्नमेंट देती है आपको, लेकिन आपके पास में सटीक चीज़ें होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए उसके लिए। तो कभी किसी को भी कोई इंटरेस्ट आए या कुछ भी ऐसा हो, रिसर्च वर्क करने का भी मौका मिले, कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि पीजी तो आप लोग करोगे ही सब, क्योंकि जब आप लोग ये कर रहे हो सिविल सर्विसेज कर रहे हो तो पीजी भी करोगे, और पीजी के साथ में फिर पीजी के बाद में नेट या पीएचडी का भी प्लान करोगे, है ना। तो ये तो एकेडमिक्स तो अपनी चलाते रहना, प्रिपरेशन चलती रहेगी, एकेडमिक्स भी चलाते रहना, और इसको लेके हम लोग ऐसा काम जरूर करेंगे कुछ ना कुछ कि हमारा एकेडमिक्स में भी ऐसा नाम जरूर हो जाए कुछ ना कुछ, इस बच्चे ने एक काम ऐसा किया जिसकी वजह से आज इसकी पहचान ये है ना। तो वहाँ तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक की रिसर्च होती है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक, तो ऐसे कोई भी छोटा टॉपिक आप उठा कर उस पर नए आयाम ढूंढ सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बस ये इसके अंदर घुसना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। पहले एग्जाम दे लो, जब तुम लोग को लगे गुरुजी हार गए तब बताओ, तब देखिए। फ्रेंच इन इंडिया, भारत के अंदर फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी या फिर वो कंपनी जिसने अंग्रेजों को भारत के अंदर मतलब जीना हराम कर रखा था, कह सकते हैं, और इतना कर दिया था कि अंग्रेज अपनी इकोनॉमी का 1/10वां हिस्सा गवा चुके थे उन तमाम वॉर्स और लड़ाइयों के अंदर जो उनको फ्रांसीसियों के साथ में करनी पड़ी। दोनों सेम आइडियोलॉजी से उठे थे, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। जब आप लोग पढ़ोगे इनके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो ये सेम आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, और लगातार इनकी थिंकिंग, इनकी तमाम चीज़ें सब सेम ही रही हैं। लेकिन भारत के अंदर ये डिस्प्यूट्स में कैसे उलझ गए, क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सब के बारे में हम लोग को अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाद की बातें बाद में करेंगे। फ्रांसीसी वो कंपनी है जो कंपनी इंग्लैंड के साथ में ही बन चुकी थी अप्रॉक्स, लेकिन इसने अपने आप को उस तरीके से पूरी दुनिया में प्रोपोगेट नहीं किया जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी 1668 में आई, और यहाँ पे 1668 में आके इसने अपना व्यापार शुरू किया। वो ये रहा था कि ये 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी वो शताब्दी है जो मैंने आपको लाभ वाली संख्या बताई। अब ये लाभ के लेके मैंने बोला कि ये लोग प्रॉफिट गॉड इसी सब में बिलीव किया करते थे, तो जो लोग के लिए गॉड प्रॉफिट सब सेम ही चीजें हैं, उनके लिए सामने वाली कंपनी हो, सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो मायने नहीं रखेगा। तो इनके संबंध खराब क्यों हुए? प्रॉफिट की वजह से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी दोनों भारत के अंदर अपने प्रभाव को जमाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर मुगल कमजोर होते थे, है ना। अब ये लेटर मुगल्स का फेज आ चुका है। लेटर मुगल्स मतलब अब मुगलों का वो दौर है जो औरंगजेब के बाद की बातें करेगा। अब हम लोग यहाँ पे फ्रांसीसी के अंदर जब एंटर किए हैं तो आप लोग मान लीजिए अब हम लोग 17वीं शताब्दी की बातें कर रहे हैं लास्ट में, और 18वीं शताब्दी की शुरुआत कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत होगी। तो फ्रांसीसी जब कंपनी भारत के अंदर स्टैब्लिश हुई 1668 के अंदर, तो 1668 के अंदर यहाँ पे 64 में आ चुकी थी, 68 के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोल के व्यापार शुरू कर दिया था। और जब इन्होंने अपना व्यापार क्षेत्र शुरू किया तो अंग्रेज बहुत मजबूत भारत के अंदर, और अंग्रेजों की मजबूती देख के फ्रांसीसी उनको पैसिफाई कैसे करेंगे या उनको लीड कैसे करेंगे, उनको एक ही तरीका है उनको लीड करने का, किसी लड़ाई में इनको हरा दिया जाए, और वो लड़ाई का इंतजार होगा। अब हम लोग आते हैं अपनी पुरानी बात पे, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे 1713, इसकी बंगाल की। बंगाल मुर्शिद कुली का लेके अलग हो चुके थे, फ्रांस भी पहुंच गया वहाँ और अंग्रेज भी पहुंच गए। इन्होंने बोला हम तुमको सपोर्ट देंगे, और उन्होंने बोला हम तुमको सपोर्ट देंगे, दोनों सपोर्ट देने के लिए तैयार है। लेकिन बंगाल अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, और वो चाहता था कि किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ ना हो, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी ने कोशिश बहुत की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हो गई, और फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में ही इस स्ट्रगल में उलझ के रह गए। अब ये स्ट्रगल कहाँ चला गया? ये स्ट्रगल चला गया धीरे धीरे लेते आपको एंग्लो फ्रेंच वॉर्स तक। कहाँ पे? एंग्लो फ्रेंच। इतिहास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट युद्धों में से, यूरोपीय युद्धों में से अगर कोई युद्ध है तो वो कौन सी है? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है। और आंग्ल फ्रांसीसी 3 युद्ध हुए हैं, उन 3 युद्धों की हम लोग बात करेंगे।
फ्रांस कंपनी की बहुत ज़्यादा मैं ग्लोरीफाई आपको इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फ्रांस कंपनी सिर्फ डुप्ले के ही बेसिस पे भारत के अंदर जमी हुई थी। जब तक डुप्ले रहा तब तक फ्रांसीसी कंपनी रही, और जब जब डुप्ले चला गया तब फ्रांसीसी का पूरा खत्म। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करूँगा, और उसका इतिहास भी हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फ्रांसीसी कंपनी में कुछ कंपनी जरूर बनी है, उन कंपनीज के नाम आप जरूर यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। ये फैक्चुअल चीजें आपके काम आ सकती हैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। लुई 14 पहले तो थे, इनके अधीन में एक मंत्री थे जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की बात की थी, जिनका नाम कोलबर्ट था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट जो आपको सामने दिख रहे हैं इसको जरूर नोट करें। यहाँ पे शाइस्ता खान दिख रहा है आपको, एक शब्द लिखा हुआ, कौन है? औरंगजेब का सेनापति है, दक्षिण भारत को जीता है। वर्ड फाइल है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसा हिंदी लिखते हैं और उनको उसका एडवांटेज मिलता है। तुम्हारी करनी हमारे को देख के काटते हैं। ये फ्रांसीसी जो कंपनी है, इन फ्रांसीसी कंपनी को देख लो 1673, 90 तक ये सब अपना जो है प्रचार प्रसार व्यापार ये सब चीजें चलती रहेंगी। और हम लोग को अब सीधा मूव जो करना है वो करना है वॉर्स के ऊपर, लड़ाइयों के ऊपर, है ना। अब क्योंकि मॉडर्न इतिहास के अंदर है लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी यहीं से, और यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री का एक्चुअल में फॉर्म शुरू होता है। अब यहाँ से जो एंग्लो कर्नेटिक वॉर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दो सबसे ताकतवर कंपनी भारत के अंदर जब आमने सामने आएंगी तो उसका नतीजा वॉर ही होगा। अब उस वॉर के लिए यहाँ पे आपको 3 तरीके के कॉलम बनाने हैं, और जिसके अंदर आप लोग लिखेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, और वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1746 से शुरू होते हैं और 1763 तक चलेंगे। ठीक है, 1746 से 63 तक 3 लड़ाइयाँ हम लोग को पढ़नी है टोटल, और उसके अंदर कौन कौन इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, कौन कौन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे जरा एक हेडिंग डाल लीजिए बना के, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के अंदर प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी और तृतीय आंग्ल, ये 3 संघर्ष लिखिए।
कॉलम बना लीजिए अलग अलग, जैसे टेबल बनाते हैं। सिर्फ हमको कैरेक्टर मेंशन करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले वॉर में, दूसरे वॉर में और तीसरे वॉर में, तीनों वॉर में कौन कौन पर्सनली इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। देखिए इनके बहुत सारे नाम हैं, जिनमें एक तो मैंने लिख दिया है आंग्ल फ्रांसीसी, ठीक है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, जिसको केएन वॉर्स के नाम से भी बोलते हैं हम लोग। तो कभी कभी आपको केएन वॉर्स लिखा दिखेगा, उसका भी मतलब यही है, कर्नाटका वॉर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। एक आपको कभी कभी कैरनेटिक भी लिखा दिखेगा, ठीक है। ये कैरनेटिक भी लिखा दिखेगा, तब भी मतलब यही है, इन्हीं तीनों वॉर्स की बात हो रही है। अगर आपको लिखा दिखे यहाँ पे सेंट थोम वॉर, सेंट थोम युद्ध लिख लीजिए। अगर ये लिखा दिखे आपको तो पहले वाले वॉर की बात हो रही है, ठीक है। सेंट थोम दिखे तो किसकी बात हो रही है, पहले वॉर की बात हो रही है। अगर आपको यहाँ पे लिखा दिखे अंबूर वॉर, तब बात हो रही है दूसरे वाले युद्ध की। और अगर यहाँ पे आपको लिखा दिखे बॉन्डी वॉश, तो ये कहा जाता है तीसरी कर्नाटक की लड़ाई को, ठीक है। सारे वॉर्स को एंग्लो फ्रेंच वॉर, केएन वॉर, कर्नाटिक वॉर बोला जाता है, सारे वॉर्स को। लेकिन तीन वॉर के अलग अलग नाम भी हैं, जिसमें पहले का नाम सेंट थोम है, दूसरे का नाम अंबूर है और तीसरे का नाम बॉन्डी वॉश है, ठीक है। ये तीन नाम भी हैं अलग अलग। तो कई बार कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग को उसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1746 से लेकर 1748, 1749 से लेकर 54 और 1758 से लेकर 63, ये तीन लड़ाइयाँ हैं, ठीक है। ये तीन वॉर हैं, तीन लड़ाइयाँ। ये डेट यही याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग जब स्पेक्ट्रम में जाकर देखेंगे तो आप लोग को डेटें अलग मिलेंगी, ठीक है। और उससे कंफ्यूज मत होइएगा, राजीव भाई में स्पेक्ट्रम में तीनों की डेट अलग लिखी गई है। यहाँ पे 40 से शुरू कर दिया है उन्होंने लड़ाई को, ठीक है। अब 40 से उन्होंने अगर शुरू किया है तो उसका मतलब वो उसके अंदर ननंद फूफा ताऊ सबके रिश्ते बता रहे हैं, ठीक है, उनके आपस के मतभेद बता रहे हैं। तो आप लोग उस पर नहीं चाहिए, मेन जो लड़ाई है वो यही है, ठीक है। यहाँ पे भी 51 से 55 लिखा हुआ है, तो इसमें भी मत जाइए आप लोग। यहाँ जो मैंने डेट लिखी है यही सही मानिए, और तीसरी 58 से 63। क्योंकि आप लोग भी बोलोगे ना कि आपने तो सर कहा था राजी वही पढ़िए, अब उसमें तो ये लिखा हुआ है, तो फिर इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि वहां पे कुछ अलग तिथियां लिखी। ऐसे कर लिया नोट। चलिए आते हैं वापस कहानी, ठीक है। फिर से सुनो कहानी। हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की जब बात कर रहे हैं तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के अंदर एक तरफ तो अंग्रेज हैं और एक तरफ फ्रांसीसी हैं। अब अंग्रेजों को जो लीड कर रहा है यहाँ पे जो व्यक्ति है, उसके अंदर नो डाउट एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होगी अंग्रेजों की, और एक तरफ फ्रांसीसियों की कंपनी होगी। दो कंपनी के बीच की लड़ाई है, ठीक है।
दो शक्तियों की नहीं, दो कंपनी के बीच की लड़ाई है, और वो अपना प्रभुत्व यहाँ पे दिखा के अपने आप को सुप्रीम प्रूव करना चाहते हैं। ये जो 1763 दिख रहा है, यहाँ तक आते आते आप लोग को ये बात पता चल जाएगी कि भारत के ऊपर असल रूल करने वाले लोग कौन हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय में प्लासी भी हो चुका होगा, बॉडी वॉश तो हो ही चुका है, पानीपत की लड़ाई भी हो चुकी है, और बहुत सारी भी आपको 64 में बक्सर भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी तमाम लड़ाइयों के बाद ये निश्चित हो चुका है कि भारत के ऊपर बक्सर तो बाद में भी हाँ बक्सर बाद में भी आएगा। तो ये अभी बेसिकली हम लोग एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के संघर्ष की बात कर रहे हैं। देखिए संघर्ष शुरू हुआ 1746 के अंदर, और 1746 के अंदर अब दो जगहें सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं, एक है मद्रास और एक है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी पौंडीचेरी जिसको कहते हैं, तो मद्रास और पुडुचेरी दक्षिण की दो जगहें वो हैं जहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल से ज्यादा लोग इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए वहां पे वॉर या लड़ाइयों में इन्वॉल्व रहते थे। दो नाम भी सुन लीजिए अब, एक नाम है चांद मियां, ठीक है, क्या नाम है चांद मियां, और एक नाम है अनवरुद्दीन, ठीक। ये दो नाम है, और ये वो दो नाम हैं जो कर्नाटक के शासक के लिए वहां पे युद्ध कर रहे थे आपस में। अब ये पॉलिटिकल लड़ाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, एक तरफ चांद मियां है और एक तरफ कौन है अनवरुद्दीन। ये दो वो व्यक्ति हैं जो कर्नाटका के अंदर अपनी अपनी नवाबशिप लेने के लिए वहां पे आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो लड़ाइयाँ ऐसे दो संघर्ष हमको पूरे इतिहास में बहुत जगह मिलेंगे देखने को। तो ये दो आपस में जीतने के लिए लड़ रहे थे, चलो लड़ने दो। हुआ क्या, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने इसी का मौका का फायदा उठाया। उन्होंने बोला कि हम एक तरफ जाके फ्रांसीसी चांद मियां को सपोर्ट कर देते हैं और अंग्रेज अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर देते हैं। तो चांद मियां के सपोर्टर कौन हो गए, फ्रांसीसी हो गए, अनवरुद्दीन के सपोर्टर कौन हो गए, अंग्रेज हो गए। अब जब इन्होंने पॉलिटिकली इन्वॉल्व कर लिया खुद को, तो ये संघर्ष किसके बीच का बन जाएगा, कंपनीज के बीच का बन जाएगा। और जब ये कंपनीज के बीच का बना तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरीके की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 1746 में जब ये लड़ाई शुरू हुई तो बेसिकली संघर्ष ये था कि ऑस्ट्रिया एक जगह पड़ती है, कहाँ पे, यूरोप में। ऑस्ट्रिया के अंदर एक उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी। जैसी उत्तराधिकारी की लड़ाई अभी चांद मियां और अनवरुद्दीन में चल रही है, ऐसी एक लड़ाई ऑस्ट्रिया में भी चल रही थी। और ऑस्ट्रिया का हमारे यहाँ से क्या लेना देना, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी ये दोनों कंपनी वहाँ पे ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है, और इन दोनों कंपनी ने वहां पे भी ऐसे ही कूदा था जाके जैसे भारत में कूदा जाके। तो अगर आपसे कभी कोई कारण पूछ ले पहले कर्नाटिक वॉर का कारण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, ऑस्ट्रिया के अंदर उत्तराधिकारी की लड़ाई जो कारण बनी थी भारत के अंदर उत्तराधिकारी की लड़ाई का, ठीक है। तो वहां पे अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले कर्नाटक की लड़ाई की शुरुआत ही क्यों हुई, तो वो हुई ऑस्ट्रिया के अंदर संघर्ष चल रहा है, और वो लड़ाई कहाँ तक खींची चली आई, भारत तक खींची चली आई। तो वहां पे दो लोग लड़ रहे हैं, वही दो लोग कॉमन यहाँ भारत के अंदर लड़ने लगेंगे, क्योंकि जगह का नाम कर्नाटक है, कर्नाटक है, इसलिए इस जगह का नाम को हम लोग कर्नाटक या कर्नाटक के नाम से जानते हैं। इसलिए लड़ाई ये हो गई। सेंट थॉम इसको क्यों बोला जाता है, कोई बताएगा? सेंट थॉम तो अच्छे खासे संत लग रहे हैं, सेंट का मतलब संत होता है ना, संत है ये, इनके नाम से लड़ाइयाँ हो रही हैं। चर्च का कोई रिवॉल्यूशन, हाँ बेसिकली ये धार्मिक एक संत ही थे, और क्रिश्चियन एक वो थे जो आप कह सकते हो पोप वगैरह होते हैं। तो ये पोप थे उस समय में, जिन्होंने उस समय में धार्मिक रिवॉल्यूशन किया था। तो ये काफी पॉपुलर थे, जिनके नाम से ये लड़ाई ऑस्ट्रिया में चल रही है, उसी को यहाँ पे इन्होंने इसका नाम दे दिया सेंट थॉम के नाम से। अम्बूर तो जगह है, अम्बूर जगह के नाम से लड़ाई चल रही है। बॉन्डिवॉश भी एक जगह है, जगह के नाम से चल रही है, लेकिन उनका नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एक संत थे, पोप थे, जिसकी वजह से वो नाम यहाँ पे आ रहा है। तो ये लड़ाई शुरू हुई चांद मियां और अनवरुद्दीन के बीच में, दो लोग कौन कूद गया आगे, फ्रांस की कंपनी और अंग्रेजों की कंपनी। अब इसके अंदर एक फ्रांसीसी गवर्नर आ चुका था भारत के अंदर, जिसका नाम था डुप्ले, ठीक है, फ्रांसिस्को डुप्ले जिसका नाम था। और फ्रांसिस्को डुप्ले वो व्यक्ति था जिसको रॉबर्ट क्लाइव का भी फादर माना जाता था, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव का भी फादर जब मैं बोल रहा हूँ, तो रॉबर्ट क्लाइव को फादर ऑफ कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है, षड्यंत्र का पिता बोला जाता है, ठीक है। और षड्यंत्र के पिता का भी पिता कौन है, डुप्ले। डुप्ले किसका गवर्नर है, फ्रांसीसी कंपनी का,
ठीक है। तो यहाँ पे डुप्ले जब आया हुआ था तो डुप्ले ने पहले वाले वॉर को अंग्रेजों से इतना दूर कर दिया कि अंग्रेजों को मजबूरी में एक संधि साइन करनी पड़ गई इनके साथ में, जिसको एक्स-ला-शैपल की संधि बोलते हैं। जो जब वॉर खत्म होगा तब संधि होगी। वॉर क्यों खत्म होता है? या तो खत्म सब गोली खत्म, या तो फिर संधि हो जाती है। दो ही तरीके होते हैं, ठीक है। अभी तक यूक्रेन रशिया वॉर क्यों नहीं खत्म हो पाया? क्योंकि संधि नहीं हो पा रही है, ठीक है। या तो यूक्रेन खत्म होगा या रशिया खत्म होगा, या तो फिर संधि होगी। तो यहाँ 1748, ठीक है, 1748 में एक संधि हो गई एक्स-ला-शैपल की, और एक्स-ला-शैपल में फ्रांसीसी पावर अपने आप को यहाँ पे सुप्रीम प्रूफ कर देती है। मैं ये नहीं कहूँगा जीत गए, ठीक है, संधि हुई, ठीक है। और संधि में अपने आप को सुप्रीम कौन प्रूफ करता है? डुप्ले। डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो अपने आप को यहाँ सुप्रीम कर देता। मतलब कौन जीत गया होगा नवाबों में से? चांद जीते हुए। चांद फ्रांसीसी को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो फ्रांसीसी वाले चांद यहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेंगे और चांद यहाँ पे रूल करने लगेंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन में चांद की कहानी तो खत्म हो गई ऐसे कि उनको मराठा उठा ले गए, ठीक है। हाँ, और मराठा उनको 8 साल के लिए अपने बंदी कर लिए ले जाके महाराष्ट्र के अंदर। अब वो 8 साल बंदी रहे, और 8 साल बंदी रहने के बाद फिर छूटे वो, तब उन्हें याद आया अरे मैंने तो कर्नाटक में भी एक जगह है, ठीक है। तो वो आगे यहाँ पे फिर अपनी जगह मांगते हैं आगे, तब जाके दूसरी वाली लड़ाई भी आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल चांद मियां यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी के सपोर्ट से जीत जाते हैं और अपना यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सर्वोपरि हुआ? फ्रांसीसी। तो पहला वाला वॉर में कमजोर कौन दिख रहे हैं? अंग्रेज दिख रहे हैं हमको। अंग्रेज जब कमजोर यहाँ पे दिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ्रांसीसी अगली कंपनी हो सकती थी जो भारत के अंदर रूल शायद करती। यही तो है क्लियर बात। चलो दूसरे वॉर पे आते हैं। अंबूर वॉर शुरू हुआ क्योंकि अंग्रेजों से संधि हुई थी, उससे उत्तरी अमेरिका में तो वो पड़ा प्रभाव। हाँ, एक्स-ला-शैपल की संधि हुई थी तो उत्तरी अमेरिका नहीं, देखो ऑस्ट्रिया के ऊपर मेजर इम्पैक्ट था, और ये कंपनीज इंग्लैंड का जो टेरिटरी थी वो अमेरिका में थी। तो जहां जहां पे अमेरिका की वो इंग्लैंड की जो भी कंपनी रही होगी उन जगहों पे प्रभाव पड़ा होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक है ये चीज, क्योंकि इंग्लैंड वो कंपनी है जिसने पूरी दुनिया पे रूल किया था, सिर्फ और सिर्फ भारत में। हाँ, तो अफ्रीका भी रूल कर रही थी, अमेरिका भी रूल कर रही थी, यूरोप भी रूल कर रही थी, तो तमाम जगहों पे रूल कर रही थी। तो जहां जहां रूल करेगी वहां इम्पैक्ट पड़ेगा। आप किस तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब सर इस संधि का प्रभाव क्या था? मतलब हमारे यहाँ जैसे कि मतलब मैंने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि मद्रास, यहाँ का जो मद्रास का क्षेत्र था वो अंग्रेजों को दे दिया गया था। इसके एवज में उत्तरी अमेरिका में जो क्षेत्र अंग्रेजों के पास था फ्रांसीसियों का, वो फ्रांसीसियों को दोबारा लौटा दिया गया। नहीं देखो, वो ऑस्ट्रिया की बात है जो आप बता रहे हो, वो अमेरिका की बात है, वो ऑस्ट्रिया की। उत्तरी अमेरिका, हाँ, उत्तरी अमेरिका पे ऑस्ट्रिया और उत्तरी अमेरिका दोनों अलग अलग। ऑस्ट्रिया तो यूरोप का पार्ट है, अमेरिका अलग है, तो दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो, देखो पहली वाली जो एक्स-ला-शैपल की संधि हुई है, उस संधि में एक चीज ध्यान रखिएगा, मद्रास और पुडुचेरी दो जगह है। जब मैंने शुरू किया आपको वॉर था तो मद्रास किसके पास में था? मद्रास तो सर मद्रास था अंग्रेजों के पास में, और पुडुचेरी था फ्रांसीसियों के पास में, ठीक है। यही पोजीशन एक्स-ला-शैपल की संधि के बाद में वापस से आ जाती है। मतलब मद्रास अंग्रेजों को ही दे दिया जाता है और पुडुचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है, ये हो जाता है। अब इसका प्रभाव दूसरी जगह, क्योंकि ऑस्ट्रिया के संघर्ष से शुरू हुई थी ये लड़ाई, तो वहां पे क्या पड़ा होगा? वहां पे भी सेम इम्पैक्ट पड़ा। वहां पे जिसके पास में जो जगह थी उसको वो जगह उठा के वापस से कर दी जाती, ये इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि ऑस्ट्रिया की लड़ाई को यहाँ खींचा गया है, इसलिए इसको यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब देखो, इसको लेके अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको लेके कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। ये एक्स-ला-शैपल की संधि, ठीक है। और इस संधि के साथ में मद्रास को वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मद्रास को सौंप देने का मतलब क्या हो गया कि जीता कौन है यहाँ पे? अगर हम लोग देखें सर्वोपरि तो फ्रांसीसी रहे हैं ना, तो फ्रांसीसी के हाथ में है, जिसको चाहे जो चाहे वो दे दे। तो फ्रांसीसी ने अंग्रेजों को बोला चलो ठीक है, तुम लोग मद्रास में रहते जाओ, हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। इसके बदले में भी तो फ्रांस ने कुछ लिया ही होगा अंग्रेजों से। पुडुचेरी
पुडुचेरी का पूरा कंट्रोल लिया और उसके बाद में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंट्रोल भी इन्हीं के पास में। पॉलिटिकल कंट्रोल ऐसे कि अपना नवाब बैठा दिया, इकोनॉमिक कंट्रोल ऐसे कि मद्रास पुडुचेरी जैसे रीजन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ये पहला वॉर इन सब संधि के साथ में खत्म हो जाता है। देखो ये जो मैंने बनाने को बोला आपको, इसके अंदर इस वॉर की डेट के नीचे लिख लो एक्स/एपल की संधि, ठीक है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ बस आपको। यही क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग में अनलिमिटेड टाइम्स पूछा गया है कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। मैच द फॉलोइंग में संधियां पूछी जाती हैं, लड़ाई की डेट पूछी जाती है और कौन कौन इन्वॉल्व था पूछा जाता है, ठीक है। इसको लिखो जरा, एक्स/एपल की संधि इसी के नीचे। कैप्टन बर्नेट का नाम लिखो, कैप्टन बर्नेट अंग्रेजों की तरफ और डुप्ले को फ्रांसीसी बताया मैंने आपको। कैप्टन बर्नेट अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे उस समय, और डुप्ले किसको कर रहे थे? फ्रांसीसी कंपनी को। ये पहले वॉर की बातें हैं सिर्फ, ठीक है। अंग्रेज को कौन? बर्नेट, कैप्टन बर्नेट, डुप्ले फ्रांसीसी। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। पहला वाला संधि के साथ समाप्त। अब इसके अंदर देखो एक नया चैप्टर और ऐड हो रहा है, हैदराबाद, ठीक है। अभी तक हम लोग मैसूर की बात कर रहे थे, मैसूर मतलब कर्नाटका, ठीक है, और बात कर रहे थे पुडुचेरी की, मद्रास की, लेकिन यहाँ पे एक नया चैप्टर क्या ऐड हो गया? हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर देखो यहाँ पे एक शासक है जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मुजफ्फरजंग, ठीक है, ठीक है। तो हैदराबाद के अंदर ये लड़ाई शुरू हो गई मुजफ्फरजंग और नासिर जंग की जो थे इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। चांदनिया और अंदरुद्दीन की लड़ाई अभी भी है, वो अभी भी चलेगी, ठीक है। दूसरा युद्ध में एक नया नाम और जोड़ना है हमें, वो जोड़ना है हैदराबाद। और हैदराबाद में दो लोग हैं, मुजफ्फरजंग और एक नासिर जंग। फ्रांसीसी मुजफ्फरजंग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको लिखो दूसरे वॉर में लिखो। फ्रांसीसी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुजफ्फरजंग को। और अंग्रेज कर रहे हैं नासिर जंग को। नासिर जंग और अनवरुद्दीन। लेकिन ये तो भतीजा था ना उसका। भतीजा तो अरे बाप बेटे लड़ जाते हैं। तो रूल है, अब रूल के लिए सत्ता है कि आप बेटे को मार दो, ठीक है। चलो अब इसके अंदर दो और नाम लिखो। पहला नाम अंग्रेजों की तरफ से लिखो, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा है इस बार सेकंड वाले वॉर में, हाँ। और फ्रांसीसी डुप्लेही, अंग्रेजों की तरफ रॉबर्ट क्लाइव आता है। रॉबर्ट क्लाइव आ चुके हैं। और रॉबर्ट क्लाइव का पहला कार्यकाल भी यहीं से शुरू हो जाता है गवर्नर का, ध्यान रखिएगा जब रॉबर्ट क्लाइव इस वाले युद्ध में आते हैं 49। हाँ। तो अब ये देखिए चांद साहब और जो अंबरुद्दीन वाला मसला था वो तो पहले क्लियर है आपको। नासिर जंग वाला और मुजफ्फरजंग वाला क्लियर हो गया कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आता है क्योंकि मैंने बोला रॉबर्ट क्लाइव मास्टर ऑफ कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र का पिता बोला जाता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद में बोल दे तू ऐसे कर रहा है। अबे तू आया क्या? हाँ तो सुनो, अब यहाँ पे हैदराबाद का जो नया एंगल है, उस हैदराबाद के एंगल के अंदर जो नए निजाम है, अब निजामों की यहाँ पे जो जीत होती है, वो निजामों में जीत जिसकी होती है वो अंग्रेजों के समर्थित है, ठीक है। और अंग्रेजों को समर्थित कौन कर रहा था? कौन है? नासिर जंग। नासिर जंग यहाँ पे जीत जाते हैं और हैदराबाद के निजाम बन जाते हैं, ठीक है।
लेकिन अभी एक लड़ाई और बची है, वो कौन सी है? चांद मियां वाली और अकबरुद्दीन वाली। अंग्रेज क्या करते हैं? चांद मियां को मरवा देते हैं, फ्रांसीसी क्या करते हैं? अकबरुद्दीन को मरवा देते हैं। ठीक है, यहाँ क्रॉस होगा, दोनों मारे जाते हैं आपस में। अब यहाँ की सत्ता किसके हाथों में जाएगी? यहाँ की सत्ता जाएगी वो हैदराबाद के निजाम अपने हाथों में ले लेंगे। ठीक है, तो हैदराबाद वाला कंट्रोल जो आया यहाँ पे, उसने क्या करा, यहाँ पे चांद मियां अकबरुद्दीन का चैप्टर क्लोज किया और नासिर जंग का चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया। तो अब सबको साइड हटा दो, कौन आ गया यहाँ पे? नासिर जंग। और नासिर जंग किसके समर्थन है? अंग्रेजों वाले। तो सेकंड वाले वॉर के अंदर कौन सर्वोपरि सिद्ध हुआ? अंग्रेज सिद्ध हो गए। अभी भी तो डुबले हैं, तो कैसे हार गया डुबले? मद्रास और पुडुचेरी वाली संधि फिर हुई। ठीक है, और मद्रास पुडुचेरी वाली संधि की अगर हम लोग बात करें, पहले जो एक्सला शर्त थी उसमें मद्रास वालों के पास, मतलब अंग्रेजों के पास, और पुडुचेरी फ्रांसीसियों के पास। सेम कंडीशन इसमें भी हुई, बोले मद्रास अंग्रेजों के पास और पुडुचेरी फ्रांसीसियों के पास। उसके बाद में भी अंग्रेज यहाँ पे सर्वोपरि सिद्ध हो गए। पहला कारण रॉबर्ट क्लाइव का भारत आना। ठीक है, पहला क्या कारण है? रॉबर्ट क्लाइव भारत आया। लेकिन डुप्ले कमजोर तो था नहीं, मैंने बोला था डुप्ले तो उसका भी बाप था, ऐसा बोला जाता है ना। उसके बाद में भी डुप्ले आ गए, ऐसा क्यों? अब देखो इसके पीछे कारण जो जिम्मेदार बताए जाते हैं वो बताया जाता है फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी अगर थोड़ा भी समर्थन कर देते इस समय, किसको? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों की सुप्रीम हो जाती, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। कैसी है? सरकारी कंपनी। सरकार सर डुप्ले होता है, चला क्या होता है? सेकंड में आता है, सेकंड में तो अभी चल रहा है वो एक डेमो जी। अच्छा, तो अभी छोड़ दूं ना। तो देखो सेकंड वाले वॉर के अंदर हुआ क्या कि टाइम भी तो हो रहा है। देखो हुआ क्या सेकंड वाले वॉर में, हम लोग सेकंड वॉर पढ़ रहे हैं 49 से 54। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक तरफ अंग्रेजी गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी तरफ कौन है? डुप्ले है। और मैंने बोला डुप्ले तो सरदार है सबका, उसके बाद में भी हार गया। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी है। अब एक तरफ चले जाओ एसबीआई में और एक तरफ चले जाओ आईसीआईसीआई में। ठीक है, तो बैंकों में ही जाके फर्क पता चल जाता है कितना है। ठीक है, तो आपको आईसीआईसीआई वाला गोदी में उठा के केबिन तक ले जाएगा। आईसीआईसीआई में नहीं पड़ता, नहीं जो भी है वो घर ही आ जाएंगे, एक मतलब यही है। और एसबीआई वालों में तो आप घंटों भी बैठे रहो तब भी कोई आपकी सुनवाई नहीं करता। तो डुप्ले को जो नुकसान हुआ, वो नुकसान क्या हुआ? यही वाला हुआ कि उसको कंपनी की या जो देश है उस देश की तरफ से किसी भी तरीके का कोई समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे सेकंड वाले वॉर में एक संधि साइन करनी पड़ी और संधि के साथ में इस वॉर को समाप्त करना पड़ा। संधि कब साइन होगी? 54 में होगी। 54 में समाप्त हो रहा है ये वाला वॉर। और ये संधि कौन सी है? पौडुचेरी की संधि। ठीक है, सेकंड संधि लिख लो वॉर में, पौडुचेरी की संधि। चलिए अब तीसरा वाला जो कर्नाटक का वॉर है वो इसी से रिलेटेड है। 54 में जब ये संधि साइन हो गई, सबने अपनी अपनी पोजीशन जैसी थी वैसी ले ली। अकबरुद्दीन चांद मियां सारा चैप्टर खत्म, इन लोग की तो लड़ाई होगी नहीं अब कोई। अब ये तीसरी वाली फिर क्यों शुरू हो गई? 58 से 63। 58 से 63 अब क्या हुआ? डुप्ले को यहाँ से वापस बुला लिया गया। पहले तो डुप्ले को फ्रांसीसियों ने कमजोर किया, उसके बाद में डुप्ले पे ही आरोप लगा दिया कि तुम्हारी वजह से अंग्रेजों से हार गए, और डुप्ले को वापस बुलाया। और डुप्ले को जब वापस बुलाया तो डुप्ले को बुलाने के बदले कम से कम उसके लायक के 2-3 ऑफिसर भेज देते। इन्होंने बुलाया 2 ऑफिसर बाहर से, एक का नाम था लाली और एक का नाम था बसी। ठीक है, लाली और बसी नाम जैसे हैं वैसी हरकतें इनके आपस में ही संबंध बहुत खराब थे। इनको लगता था कि मैं डुप्ले की जगह लूंगा, उसको लगता था मैं डुप्ले की जगह लूंगा, तो ये दोनों आपस में ही नहीं सॉर्ट आउट कर पाए कभी, जिसकी वजह से ये संघर्ष और ज्यादा आपसी बन गया। अब एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव हटा नहीं है भाई,
और दूसरी तरफ तुम इतने कमजोर संघर्ष वाले व्यक्ति रख दोगे सामने तो कैसे जीतोगे। तो 58 में अंग्रेजों ने बोला आप पूरा काम ही तमाम करते हैं, खत्म ही करते हैं पूरा मैटर, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी, क्योंकि ये 58 का वो समय है जब ये लोग प्लासी लड़ चुके हैं ना, और प्लासी लड़ने के बाद इनके अंदर अब इतना भरोसा है कि ये भारत की किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। तो इन्होंने बोला फ्रांसीसी को क्यों जीत रहे हैं हम लोग, है ना, इनको साइड ही कर। तो इन्होंने 58 में क्या करा, ये लड़ाई शुरू कर दी, और 58 से ये लड़ाई 60 में वैसे खत्म हो गई। वॉन्डिवॉश कब हुआ, 1760 में। वॉन्डिवॉश की लड़ाई जो है वो बेसिकली आयरकूट के समय में होती है, क्योंकि इस समय में रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है थोड़े समय के लिए, और यहाँ पे जनरल आयरकूट आ जाता है, अंग्रेजी गवर्नर जो है, ठीक है। तो आयरकूट वर्सेस ये लड़ाई किसके बीच में होती है, फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। तो ये लड़ाई के अंदर वॉन्डिवॉश का मतलब ही आप समझ लो फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया, ठीक है। अब फ्रांसीसी वॉन्डिवॉश मतलब खत्म, धुल गए यहाँ से। और ये तीसरी लड़ाई 1760 में समाप्त हो जाती, लेकिन फिर 63 तक क्यों गई, 63 तक पेरिस की संधि चलती थी, ठीक है। कौन सी संधि आएगी अब, पेरिस की संधि, इसके अंदर लिख लो पेरिस की संधि। अब यहाँ पे पेरिस की संधि के साथ में समझौता हो जाता है और बोल दिया जाता है फ्रांसीसियों से आज के बाद में तुम लोग कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, कोई किलेबंदी नहीं करोगे, अपनी आर्मी नहीं बनाओगे, अगर व्यापार करना है तो चुपचाप यहाँ पे बैठ के व्यापार करो और व्यापार करके यहाँ से चले जाओ। तो पॉलिटिकल कंट्रोल सीधा किसके हाथों में आ जाएगा, अंग्रेजों के हाथ में सीधा सीधा चला आएगा। एक क्वेश्चन है लिखो, ब्रिटिश सफलता और फ्रांसीसी विफलता, ब्रिटिश सफलता और फ्रांसीसी विफलता के साथ एंग्लो फ्रांसीसी या आंग्ल फ्रांसीसी के साथ आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता, यही शब्द लिखने हैं बेटा, यही सब लिखने हैं। प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई, विराम चिन्ह। फ्रांसीसी विफलता के कारणों की समीक्षा कीजिए, फ्रांसीसी विफलता के कारणों की समीक्षा कीजिए। ये आंसर चाहिए कम से कम 250 शब्दों, ठीक है। 250 शब्दों में लिखिएगा, बहुत कुछ है लिखने को इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये चार्ट याद कर लीजिएगा, कल आते ही इससे शुरू करेंगे, ठीक है। इसी चार्ट से शुरू करेंगे। बाकी सब बैठे रहिएगा, अभी 15-20 मिनट का टाइम है, बस बैठ जाओ, देख लो, हो जाएगी 15 मिनट। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।